नमस्कार। हाल ही में कर्तव्य पथ पर संपन्न एक महत्वपूर्ण अभियान याद आता है, मेरी माटी मेरा देश। उसका सार तो खैर हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम और हमारे जो हीरोज हैं उनके साथ है, लेकिन माटी शब्द कहते ही मन में और कई सारी कल्पनाएं आने लगती हैं। अगर किसी इंसान के व्यक्तित्व को भी अगर किसी एक वस्तु से जोड़ा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि माटी वो एक सूत्र बन सकती है। अगर हमारी बातें थोड़ी सी गूढ़ लग रही हैं तो हमें सबसे पहले जो हमारा मूल कार्य है, अपने अतिथि का स्वागत करना स्टूडियो में, उसके बाद आएंगे कि हमने ये क्यों कहा था। मैं स्वागत करना चाहूंगा राजेश कुमार झा का, जिनके व्यक्तित्व के कम से कम 3 पहलुओं में हमें, मैं तो ये मानता हूं कि मिट्टी की महक जरूर मिलती है। सबसे पहले आपका विधिवत स्वागत, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहला पहलू, आप किस संस्था के साथ, मतलब अपने कार्य के तौर पर किस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? हमारे श्रोताओं को सवाल का पहला उत्तर इसी में मिल जाएगा। आपने माटी से अपनी बात की शुरुआत की थी, तो ये बड़ा विशेष अवसर है और मुझे बताने में प्रसन्नता भी हो रही है कि मैं जिस विभाग से जुड़ा हूँ वह मिट्टी से ही 100% जुड़ा हुआ है। विभाग भी, और मैं तो स्वयं जुड़ा ही हूँ। मेरे विभाग का नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। मैं इसी विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। आपने ICAR का, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उल्लेख किया, ये तो एक बहुत विशाल विराट एक संस्था है। उसके कौन से विशिष्ट विभाग से आप जुड़े हैं और मतलब आपके कार्य में क्या शामिल है? बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। ये बड़ा विशद विभाग है और शायद 130 के आसपास हमारे संस्थान हैं जो देश के कोने कोने में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने को लेकर और कृषि में जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, ताकि किसानों को नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उनका लाभ मिल सके। नई नई जो तकनीकें विकसित हो रही है उनका आमेलन कर, उनका प्रयोग कर किसानों की आय में वृद्धि हो सके। और जो सरकार की योजना भी है, इस पर सतत काम ICAR द्वारा किया जा रहा तो है। इस प्रभाग का क्या नाम है? जिस प्रभाग से मैं जुड़ा हूँ उसका नाम है कृषि शिक्षा प्रभाग। राजेश कुमार झा, कृषि शिक्षा कहते ही किसी भी उत्सुक मन में जी एक प्रश्नों का अंबार खुल जाता है पूरा, जी जी क्योंकि इतने विविध आयाम हैं इसके। जी और अब तो हम मिलेट्स के बारे में, आजकल जो मोटे अनाज को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जी जो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभप्रद है, जी क्या उस पर भी आपका जो प्रभाग है उसमें भी कुछ प्रत्यक्ष तौर पर जो मोटे अनाज से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उससे तो संबंधित नहीं है हमारा प्रभाग। लेकिन जब हम कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो मैं उसी के हवाले से कह रहा था जी, जब हम कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो कृषि के सारे प्रभाग, उप प्रभाग, विभाग उसमें समा जाते हैं। तो ये जो मिलेट का मनोज जी आपने अभी कहा, पोषण की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, यह तो हम लोग विगत वर्षों से जान ही रहे थे। लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर पर इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, ताकि लोग गांव-गांव में समझ सकें कि जिनको बहुत पहले, आज से 10 साल, 20 साल या 30 साल पहले मोटे अनाज कहकर या गरीबों का खाद्यान्न कहकर तिरस्कृत कर दिया गया था, अब वे सच कहें तो लाइमलाइट में हैं। पोषण का प्रचुर स्रोत हैं वे, और लोगों को अपनाने के लिए सरकारें उनका अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार उसका कर रही हैं, ताकि लोगों को यह समझ में आए और वे अधिक पोषण युक्त अनाज का सेवन कर सकें और स्वस्थ रह सकें। सबसे मजे की बात मिलेट्स को लेके ये है कि आज की जो देश की युवा पीढ़ी है, जैसे स्टार्टअप्स वाले हैं,
वो तक इसमें खुशी से कूद पड़े हैं जी और ऐसे ऐसे उत्पाद तैयार किए जो बच्चों को जो फास्ट फूड का क्रेज होता है जी जी वो भी मतलब मिलेट्स इस्तेमाल करके बनाए हैं। तो ये बड़ा एक दिलचस्प पहलू है इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं की बात करते ही और इधर बात चल ही रही थी कि कृषि शिक्षा की, तो मुझे देश के विविध विश्वविद्यालय जो हैं जी उनका एकदम से स्मरण होता है। जी जी तो आपका प्रभाग जो है जी क्या मतलब प्रयासरत होता है कि इनको भी जोड़ते हुए जैसे किसी बात को, किसी कल्पना को अगर थोड़ा और बढ़ाना है जी तो जी इनका भी समावेश किया जाए बिल्कुल उसमें? बिल्कुल मनोज जी, हमारा जो कृषि शिक्षा प्रभाग है ICAR का, ये सीधे तौर पर राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों से और जो हमारे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा कि ग्रेजुएशन के स्तर पर, स्नातक स्तर पर जो कृषि की शिक्षा दी जाती है उसमें ICAR अपना एक परीक्षा आयोजित करता है। उसके माध्यम से जो 15% सीट जो है ICAR के एग्ज़ाम से भरा जाता है और सभी राज्यों में ऐसे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको ICAR के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। अच्छा, आपके कार्यस्थल की बातें तो बहुत हो गई, अब जरा आपको व्यक्तिगत रूप से भी देखते हैं कि आप के शौक क्या हैं, जी आप जी अपने रिक्त समय में क्या क्या मतलब क्रियाकलाप क्या रहते हैं। और यहाँ पर भी जी हमें मिट्टी का ही एक और रंग दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको लेखन काव्य में भी एक तरह से रस है। जी, लेखन में मेरी रुचि है। तो जब भी अवसर मिलता है, समय मिलता है, अपने ऑफिस के कार्यक्रम के बाद, ऑफिस के कार्यों के बाद और व्यक्तिगत कार्यों से जब कभी छुट्टी मिलती है तो थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का शौक़ है और लेखन आदि छोटे छोटे कार्य में करता हूँ। कोई महत्वपूर्ण विधा पर तो नहीं, लेकिन स्वांतः सुखाए कभी जो जैसा मिला वैसा कुछ लिख पढ़ भी लेता हूँ। लेखन इत्यादि में ज्यादा रुचि है या कविता की ओर भी रुझान है? हाँ, लेखन, कविता लेखन ही मुझे प्रिय है। एक कुछ लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ कि जब हम गांव से आ जाते हैं शहर में, बहुत बड़े शहर में बड़ी भीड़ भाड़ होती है, बड़े बड़े मेले लगते हैं, लाइटें होती है, रोशनी होती है, लेकिन फिर भी लोग गांव को भूल नहीं पाते हैं। तो इसी पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि कभी कभी नींद नहीं आती है मुझे, सपने आते हैं छुटपन के। क्या बात! मिट्टी के घर, फूस की छत, बारिश के दिन, स्याह रातें, वाह! बेफिक्री की चादर में लिपटा मेरा बचपन बहुत याद आते हैं जो मुझे सोने नहीं देते। अरे गांव के मेले, मिट्टी के खिलौने, जलेबी के दोने, जेब में खनकते 4-4 आने मुझे बहुत याद आते हैं जो कभी सोने नहीं देते। क्या बात! कभी कभी नींद नहीं आती है मुझे, सपने आते हैं छुटपन के। और जब हम शहर में आते हैं तो हम सभी जानते हैं कि संयुक्त परिवार की प्रथा धीरे धीरे कम हो गई है, या कहें कि कम होती गई। तो हमने अगली कुछ पंक्तियां लिखी कि एकल परिवार है, अब खुशियां अपार है, पर दादी नानी की कहानियां, बचपन की अटखेलियां मुझे बहुत याद आते हैं जो मुझे सोने नहीं देते। क्या बात है! और गांव की बहुत सारी चीज़ें याद आती है। उसी पर अगली 2-4 लाइनें ये हैं कि नंगे पैर स्कूल जाना। आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग चप्पल पहनकर स्कूल नहीं जाते थे, और संयोग से मैं शायद वैसी अंतिम पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा होऊंगा। तो नंगे पैर स्कूल जाना, बाल सखाओं संग भटकना, निरुद्देश्य निरर्थक, बेढब बेमेल कपड़ों पर जामुन के दाग, साइकिल से गिरना, गिरकर संभलना बहुत याद आते हैं मुझे जो सोने नहीं देते। क्या बात है! क्या बात है! लेकिन अब अंतर भी हो गया है। अब हम मेट्रो में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं। तो अंतिम कुछ पंक्तियां हैं कि अब मेट्रो में रहता हूँ, मेट्रो पर चलता हूँ, पर पगडंडियां गांव की, बातें दलान की मुझे बहुत याद आते हैं जो मुझे सोने नहीं देते। और अंत में जब हम शहर आ जाते हैं तो क्या होता है, गांव को लोग क्यों नहीं भूल पाते हैं। मैंने वो कुछ पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। ऐसा नहीं
कि मैं गांव को भूलना नहीं चाहता, पर क्या करूं, ये शहर मुझे नहीं अपनाता। बड़े यत्न करता हूं, क्या क्या नहीं करता हूं वर्तमान में जीने की, पर क्या करूं, छुटपन की स्मृतियां अभी भी ताज़ा हैं, जो मुझे बहुत याद आते हैं और जो मुझे सोने नहीं देते। कभी कभी नींद नहीं आती है मुझे, सपने आते हैं छुटपन के। वाह राजेश कुमार झा, आप तो मुझे प्रेमचंद के उस गांव ले गए लगभग, जहां पर मतलब जिसकी खुशबू मतलब यहाँ स्टूडियो तक आ रही है। जी ये बताइए, अब एक आम धारणा पर आते हैं। जी मैं भी एक विभाग से जुड़ा हूं, जी और जब एक शब्द आता है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी, जी तो ये सुनते ही जी किसी आम मन में जी एक नेगेटिव सी डर सा एक वो आता है कि पता नहीं फाइलें जाएंगी, लौट के आएंगी नहीं आएंगी, या उस पे गोला लग के आएगा। जी जी आपकी बातें सुन के मेरी एक धारणा तो टूटी है जी कि प्रशासनिक पदों पर भी लोग रचनात्मक भी हो सकते हैं, और जैसा कि बातचीत में आपसे बिल्कुल बिल्कुल जिक्र हो रहा था कि उस पद पर रहकर भी आप एक अच्छा प्रोत्साहन देने वाला रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आपने ठीक कहा कि देखिए, प्रशासन में होने का अर्थ आजकल थोड़ा नकारात्मक होता चला जा रहा है, जो निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर हम देखें बृहत्तर जो परिदृश्य है, प्रशासन का काम ही है जो काम हमारे समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए किए जा रहे हैं, उसमें अपनी सहयोगी भूमिका निभाना। उसमें नकारात्मक भूमिका निभाने का चलन जो शुरू हुआ या बढ़ता चला जा रहा है, वो कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं प्रशासन में जिनके बदौलत हमारी सारी नीतियों का, सरकार की सारी नीतियों का, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो और गंभीर प्रकृति की हो या सरल प्रकृति की, उनका कार्यान्वयन ऐसे अधिकारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह मानकर चलते हैं कि प्रशासन में सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती ही है। वो तो हर जगह है जी, वो तो हमेशा होती है, वो होती रहती है। और सकारात्मक भूमिका में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं, और ये बहुत दूर देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग खुद ही इतने बड़े जगह पर बैठे हुए हैं और इतने सकारात्मक हैं, तो इससे भी यह परिचय हमें मिल जाता है। जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहा है उसे इंतजार होगा कि वो तीसरी बात कौन सी है जो मिट्टी से जोड़ती है आपके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को। एक उसमें से एक आपने बात बता ही दी कि गांव से आप जुड़े रहे हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, आपकी शिक्षा जो रही है जी, उसमें मिट्टी की वो कौन सी सुगंध है जो अब आप हमें बताएंगे? कौन सी भाषा में आपने जी मतलब पढ़ाई की? और जी, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है वह हिंदी भाषा में ही हुई है और मातृभाषा में हुई है। तो बचपन में हम लोग अपने प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर, मैंने अभी जिक्र किया था कि हम लोग अपने प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालयों में जब जाते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोग नंगे पैर ही जाते थे और वहाँ पैर धो के और बोरी बिछाकर, हमारे यहाँ बेंच और टेबल नहीं था बैठने के लिए, तो हम लोग अपनी बोरी एक ले जाते थे और उसमें खुद ही पैर धोकर फिर वहाँ बैठ जाते थे। और हमें शिक्षक पढ़ाते थे और यत्नपूर्वक हम अभ्यास करते थे, पढ़ने का मतलब समझते थे, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता था। फिर हम लोग माध्यमिक विद्यालय में जब गए तब हमें ये पता चला कि अच्छा, बैठने के लिए बेंच और डेस्क भी होता है, तब फिर उस पर बैठे। फिर महाविद्यालय गए, पढ़ाई लिखाई हुई। और उसमें कौन सी भाषा रही? हिंदी शुरू से अंत तक। तक। हाँ, महाविद्यालय स्तर में भी हिंदी भाषा में ही हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई होती थी। मैंने बीए ऑनर्स स्नातक जो किया वो संस्कृत भाषा में किया, और फिर तत्पश्चात जो मैंने एमए किया वो भी संस्कृत भाषा में ही किया। लेकिन चूंकि रोजगार एक ऐसा कंपल्सन होता है कि आपको रोजगार करना है, तो उस विशिष्टता को तो मैं प्राप्त नहीं कर सका। फिर चयनित होकर मैं इधर सेवा में आ गया। राजेश कुमार झा, आप समय निकालकर आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें आज यहाँ माइक्रोफोन पर हुई हैं। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।